शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम, शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम, शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। जय शनिदेव। मैं आरती मिरकल है, मैं लातूर से आई हूँ। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। दीदी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये शनि राशि परिवर्तन क्या है, ये कब होता है, इसका ज्ञान विज्ञान क्या है, जब भी ये होता है ये अन्य राशियों पर और जीवन पर क्या प्रभाव करता है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ ताकि बाकी लोग भी, सब दर्शक भी, भक्तजन भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद आरती मृकल्ले जी। आपने पूछा है कि राशि परिवर्तन शनिदेव का क्या है और शनिदेव के राशि परिवर्तन से सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका विज्ञान मैं आपको समझाती हूँ जो सबके लिए ज्ञानवर्धक रहेगा। प्रत्येक ग्रह का राशि परिवर्तन होता है और शनिदेव का भी राशि परिवर्तन होता है। शनिदेव का राशि परिवर्तन 2.5 वर्ष में एक बार होता है। जिस किसी राशि पर शनिदेव बैठे होते हैं वहाँ से 2.5 वर्ष के बाद में फिर वो आगे की राशि में प्रवेश करते हैं। शनिदेव का राशि परिवर्तन पिछले दिनों मकर राशि में हुआ था, जब 24 जनवरी 2020 को शनिदेव खुद की अपनी मकर राशि में आए थे। शनिदेव की 2 राशियां खुद की होती हैं, एक राशि है मकर और एक राशि है कुंभ। शनिदेव की मकर राशि में भी वह पूरे 30 वर्ष के बाद पुनः लौटते हैं। ठीक इसी प्रकार से शनिदेव कुंभ राशि पर भी पूरे 30 वर्ष के बाद पुनः लौटने वाले हैं। मकर राशि हो या कुंभ राशि हो, मकर राशि में भी 30 वर्ष के बाद में आने पर शनिदेव बहुत अच्छा फल देते हैं, या वह फल देते हैं जिसके लिए व्यक्ति 30 वर्ष तक इंतज़ार करता है। ठीक उसी प्रकार से फिर अपने दूसरे घर में लौटने पर यानी कुंभ राशि में लौटने पर भी शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं और वह अच्छा फल देते हैं जिसके लिए हम 30 वर्ष तक तरस रहे होते हैं और कुछ पाना चाहते हैं और इस समय पा सकते हैं। शनिदेव का 2.5 वर्ष में जो यात्रा परिवर्तन होता है, जिस राशि से वो यात्रा करके बाहर निकलते हैं पुनः 2.5 वर्ष बाद उस राशि में लौटते हैं, चाहे वो किसी भी राशि से संबंध बनाते हों। आप समझ सकते हैं कि शनिदेव का जो राशि परिवर्तन है वो कैसे देखा जा सकता है। हमारे किसी न किसी नक्षत्र पर शनिदेव का प्रवेश होता है। राशि तो है ही, पर राशि के साथ साथ वे किस नक्षत्र में उस तिथि पर, उस दिन, उस तारीख में जो नक्षत्र उस समय चल रहा था उसमें वो प्रवेश करते हैं। शनिदेव जिस नक्षत्र में प्रवेश करते हैं और जिस राशि में प्रवेश करते हैं और उस नक्षत्र में कितने दिन तक उस राशि में रहते हैं और उसके बाद आगे का दूसरा नक्षत्र है उसमें वो कितने दिन तक रहते हैं, पीछे के नक्षत्र से उठ के आगे के नक्षत्र में उन्हीं 2.5 सालों की अवधि में वह कितने दिन रहते हैं, फिर वो कितने दिन अपनी राशि में आने के बाद में और आगे की राशि का फल देते हैं जिसे हम कहते हैं मार्गी होना, और फिर कितने दिन तक के एक निश्चित अवधि होती है जैसे 3 महीने आदि की, तो जो अवधि निश्चित है उनकी वो कितने दिन तक फिर पीछे की राशि में रिट्रोगेट होने का फल देंगे। जो भी अवधि वह मार्गी और रिट्रोगेट होने की हो वो सब राशि परिवर्तन के ज्ञान विज्ञान का हिस्सा होता है और उसी से हम जानते हैं कि इस समय उनकी परिवर्तन की यात्रा कितनी शुभ और अशुभ है, या किन किन राशियों पर शुभ है और किन किन राशियों पर अशुभ हो सकती है। शनिदेव का जैसे हमने पिछला उदाहरण दिया कि 24 जनवरी 2020 में
मकर राशि में प्रवेश हुआ था। तो मकर राशि में जब उनका प्रवेश हुआ था तो चूंकि वो उनकी खुद की राशि थी, अच्छा प्रवेश था, अच्छे रिजल्ट थे। ठीक उसी प्रकार से अब कुंभ राशि में 29 अप्रैल 2022 के दिन अब उनका यात्रा परिवर्तन, राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 29 अप्रैल 2022 में शनिदेव जब मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो यह गणित और आगे का भी है कि वे मकर राशि से कुंभ राशि में जुलाई तक का असर देकर और फिर से जनवरी तक का असर जो है वो रिट्रोगेट होकर देंगे और फिर बाद में फिर से वो मार्गी हो जाएंगे। यानी जनवरी 2023 से फिर से हमें यात्रा परिवर्तन के दूसरे फल मिलेंगे, पर सब कुछ मिलेगा कुंभ राशि में प्रवेश पर ही। अधिक कठिन ना बनाते हुए सरल भाषा में यदि आपसे कहूँ तो अब 2.5 वर्ष तक शनिदेव कुंभ राशि में अप्रैल 2022 से प्रवेश करने के बाद में पूरा शुभ फल उन राशियों को देंगे जिन राशियों से उनका संबंध अच्छा बन रहा है। यानी 3-11 का संबंध बन रहा है, यानी 4-10 का संबंध बन रहा है, नवम पंचम का संबंध बन रहा है और खुद के बैठने का संबंध बन रहा है। पर उन राशियों को फल अशुभ या कम शुभ हो सकता है जिन राशियों से शनिदेव जी का संबंध दृष्टि से बन रहा है। शनिदेव जहाँ बैठेंगे वहाँ से 7वें घर को देखेंगे, जहाँ बैठेंगे वहाँ से 10वें घर को देखेंगे। तो 7वीं दृष्टि में और 10वीं दृष्टि में जो भी राशि आएगी निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से वहाँ पर संघर्ष यात्रा ज़्यादा होगी और शनिदेव के यात्रा परिवर्तन का संबंध थोड़ा सा अशुभ फलदायी वहाँ पर दिखाई देगा। पर यह तो निश्चित है कि बनाता नहीं कोई शनि जैसा। यदि हम सही माने में अपने भाग्योदय के लिए, शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनि संबंधी उपचार करते हैं, उपाय करते हैं, तो अशुभ को शुभ में हम परिवर्तित कर सकते हैं। शनिदेव के राशि परिवर्तन से पूरी 12 राशियां प्रभावित होती हैं, ये तो सुनिश्चित तय है। अब ये 12 राशियां कैसे प्रभावित होती हैं? 7.5 और ढैया का समय बदलने के अलावा हम मेष राशि से लेकर पूरे 12 नंबर की मीन राशि तक भी इसका फल देख सकते हैं। शनिदेव यदि कुंभ राशि में पहुंचते हैं या कभी भी वो 11 नंबर पर हैं, कुंभ राशि पर हैं, तो कुंभ राशि में स्वग्रही होने के नाम से शनिदेव स्वग्रही कुंभ राशि को बहुत अच्छा फल देंगे। हालांकि शनि की 7.5 मध्यस्थ लग जाएगी तो शनि की 7.5 का मध्यस्थ का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। पूर्व जन्म कृत कर्मयोग और इस जन्म कृत धर्म और कर्म और भाग्य के अनुसार जो भी हमने बोया है उसका फल तो हम भोगने ही वाले हैं। हमें जो भी अच्छे का अच्छा फल और बुरे का बुरा फल भोगना होता है, उसके लिए यह शनि दशा का 7.5 का और ढैये का समय हमारे लिए सुनिश्चित परमात्मा ने तय किया होता है। यही कारण है कि व्यक्ति को राजयोग भी 7.5 और ढैया देता है और शनिदेव के कष्ट भी वह ढैया और समय में ही देखता है। तो शनिदेव का संबंध हमारे शुभ कर्मों से बहुत बहुत गहरा है। हमारा कर्म हम जितना सुधारेंगे, आचरण, चरित्र, व्यवहार, संस्कार हम जितना सुधारेंगे वो हमारे उपायों से कम नहीं है। शनि के इस 12 राशि के स्थान परिवर्तन के फल पर यदि हम ध्यान दें तो जिन राशियों को भी शनि के यात्रा परिवर्तन पर षडाष्टक बनेगा या जिन राशियों से भी शनि के यात्रा परिवर्तन पर 2 द्वादश बनेगा, उन लोगों को चाहिए कि वे शनि से संबंधित अपने व्यवहारिक आचरण में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएं और शनि कृपा का लाभ उठाएं। 11 नंबर पर शनिदेव के होने के नाम से जो मीन राशि है, उस मीन राशि से शनिदेव 12वें होंगे, यानी मीन राशि पर शनि की चढ़ते 7.5 होने के नाम से
और 12वें होने के नाम से समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। यानी नाश का है, खर्च का है, विध्वंस का है, झगड़े विवाद का है, कोर्ट कचहरी का है। सावधानी तो बरतनी चाहिए। अपने व्यवहार को, अपने संस्कार को, अपने चरित्र को, अपने आचरण को, अपनी ईमानदारी वफादारी को आप देखिए, सुधारिए और आप अपना निर्माण कीजिए और इस नाश की परिक्रमा को अशुभ से शुभ में परिवर्तित कीजिए। यह तो आप कर ही सकते हैं, यही तो उपाय है। इसी प्रकार से शनिदेव यदि 11 नंबर की कुंभ राशि पर होते हैं, पहुंचते हैं, तो 11 नंबर की कुंभ राशि पर शनिदेव होने के नाम से 1 नंबर की मेष राशि के 11वें स्थान पर होंगे। लाभ स्थान, अति उत्तम बेनिफिट व्यक्ति को शनिदेव हर समय हाथ थाम कर चलेंगे और ऐसा व्यक्ति लाभ ही लाभ पाएगा। बशर्त यह है कि उसका चरित्र बल होना चाहिए। शर्त यह है वह प्योर आध्यात्मिक मार्ग से चलकर प्रगति करने की बात सोचे। यदि वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि से शनिदेव का स्थान जो है वो 10वां और कर्म का बनता है। तो 10वें और कर्म पर स्थान वृद्धि करो। शनि स्थान में वृद्धि होगी, कर्म में वृद्धि होगी। जब कर्म खूब करेंगे तो फल भी बहुत अच्छा मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए तो राजयोग से कम नहीं है। शनिदेव उनका निर्माण करेंगे, उनके संस्कारों को सुधारेंगे और उनकी गुत्थियों को सुलझाएंगे, उन्हें बहुत बड़े संकटों से बाहर भी निकालेंगे। मिथुन राशि के लिए शनिदेव के 11वें स्थान का बैठने का जो सुअवसर है वह भाग्य से भाग्योदय बना है। धर्म का बल बढ़ेगा, भाग्य का बल बढ़ेगा, धर्म का फल पाएंगे, भाग्य का रिजल्ट पाएंगे, भाग्य से आपके सुंदर भविष्य का निर्माण हो पाएगा। जिनकी कर्क राशि है, कर्क राशि से यदि हम शनिदेव का स्थान गिनते हैं तो आप गिनती भी गिन सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मिथुन राशि से शनिदेव भाग्य पर हैं, तो उसी तरीके से आप कर्क राशि से भी गिनती गिन सकते हैं कि वो 8वें स्थान पर आएंगे। कर्क राशि से जब शनिदेव जी 8वें स्थान पर आएंगे तो जैसे हम कहते हैं कोई बहुत बड़े ऐसे धार्मिक उपचार, धार्मिक प्रसिद्धि या धर्म के क्षेत्र से, धर्म के कार्य से प्रगति का होना, आप अपने निर्माण के लिए बहुत अच्छा यह समय पाते हैं। आप अपने आप को विवेकशील बना सकते हैं, कॉमन सेंस कई गुना बढ़ा सकते हैं। आप आपकी लाइफ में कुछ ऐसा गड़ा हुआ धन पा सकते हैं जो आध्यात्मिक भी हो सकता है, जो प्रगति पथ पर आपके लिए सामाजिक राजनीतिक भी हो सकता है, पारिवारिक भी हो सकता है। आप आपकी कर्क राशि वालों से यह मुझे कहना है कि वे इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। शनिदेव आपके लिए 8वें होने जा रहे हैं और आपको बहुत अच्छा फल देने जा रहे हैं। यह जो अष्टम स्थान है यह आपकी ज़िंदगी की दुर्घटना को टालने वाला स्थान भी है। आरोग्य और आयुष्मान होने का वरदान भी आप यहाँ से पा सकते हैं। कर्क राशि के साथ में यदि सिंह राशि की मैं बात करूं तो शनिदेव आपसे 7वें होंगे और शनिदेव 7वें स्थान पर होंगे तो कोई उजड़े हुए घर बसेंगे, कोई पति पत्नी के बीच के विवाद छटेंगे। शनिदेव आपके घर में वृद्धि करेंगे। स्थान वृद्धि करो शनि, आपने सूत्र तो सुना होगा ना, स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करो शनि। जीव भावे यदि शनि और शनि भावे यदि जीव। यदि सप्तम स्थान की वृद्धि करेंगे तो इनकम सोर्स में भी वृद्धि होगी और आपसी विवाद मिटेंगे तो ग्रस्त जीवन में भी सुख आएगा और गृहस्थी भी बसेगी। इसके बाद में यदि हम आगामी कन्या राशि की बात करें तो आप गिनती गिन सकते हैं कि कन्या राशि 6वें स्थान की होती है और कुंभ राशि का रिलेशन कन्या राशि से दूरी कितना बनाता है वो आप 5वां नंबर देख सकते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11 आप ऐसे गिनती गिनिए। कन्या राशि से आपकी कुंभ राशि की दूरी गिनिए, आपको पता चलेगा कि कन्या राशि से संबंध कैसा बना रहे हैं। 6 नंबर कन्या का, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 नंबर कन्या का तो 6वें स्थान पर विराजमान शनिदेव जो कुंभ पर बैठे हैं वह रोग का, ऋण का और शत्रु का है। यहाँ से हम रोग, ऋण और शत्रु देखते हैं, वहाँ से संबंध यदि उनका बनता है तो फिर षडाष्टक ढैया हम कन्या राशि वाले के लिए कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह जो समय चक्र है हम इसे ढैया की परिभाषा तो नहीं दे सकते,
पर फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ढैया के जैसा ही असर देगा। जहाँ पर कर्क राशि को 8वां शनि होने से षडाष्टक बनता है, वहाँ 6वां शनि यदि कन्या राशि पर षडाष्टक बनाता है तो ढैया तो नहीं होगा, पर रिजल्ट आपको लगभग परेशानी का वैसा ही उठाना पड़ सकता है। इसके बाद में यदि हम आगे आते हैं तो सिंह राशि, जिससे नवम पंचम शनिदेव हो जाते हैं। नवम पंचम का अर्थ ये होता है भाग्य का रिलेशन, और पंचम यानी आपकी शिक्षा और प्रगति का, आपके अपने आप धन पाने का रिलेशन। तो नवम पंचम अति उत्तम है, श्रेष्ठ है, आपको उसका लाभ लेना चाहिए। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि जैसे ही हम पूरी परिक्रमाएं करते हैं, पूरा हम शनिदेव का समय चक्र देखते हैं, तो सारी राशियों पर कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव है और कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव है, और इस शुभ और अशुभ प्रभाव से हम बच नहीं सकते हैं। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम, शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। जय शनिदेव। मैं आरती मिरकल है, मैं लातूर से आई हूँ। दीदी मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि ये साढ़े साती क्या होता है, ये साढ़े साती का कालावधि कितना होता है, और ये किस राशियों पर कैसा प्रभाव करता है, इसका प्रभाव अशुभ होता है या शुभ होता है, मुझे इसके बारे में आपसे जानना है। धन्यवाद आरती मिरकल्ले जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। भक्तों, जो प्रश्न आरती का है वो प्रश्न हमारे बहुत सारे भक्तों ने भी, दर्शकों ने हमें मेल के द्वारा पूछा है। इन्होंने जानना चाहा है कि ये शनि की साढ़े साती क्या होती है, साढ़े साती का विज्ञान क्या है, साढ़े साती किन राशियों पर लगती है, कैसे ये प्रभाव डालती है। शनिदेव से संबंधित यह जो साढ़े साती का समय होता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आज आपको हम उनके पूछे गए प्रश्न के जवाब में देने जा रहे हैं। देखिए दर्शकों, यदि हमारा जीवन 90 वर्ष का भी हुआ तो 90 वर्ष के अंदर हमें 3 बार शनि की साढ़े साती का समय भोगना होता है। हर 30 वर्ष में शनि की साढ़े साती बदलती है, यानी पुनः उसी राशि पर लौटती है जिस पर 30 वर्ष पहले शनि की साढ़े साती आई होती है। यह जरूरी नहीं होता कि शनि की वह साढ़े साती किसी को पैदा होते ही आए, बचपने में आए, 30 वर्ष में आए। ये देखना होता है कि जब उसने जन्म लिया तब शनि की साढ़े साती में जन्म लिया, या जन्मने के बाद कितने सालों बाद उसे शनि की साढ़े साती आई। इसका गणित पूर्व जन्म के आधार पर चल रहे समय चक्र से संबंधित है। फिलहाल एक कॉमन भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि जो शनि की साढ़े साती है वो हर 30 साल में हर किसी व्यक्ति को भोगनी पड़ती है। पहली साढ़े साती का समय निश्चित नहीं है, वह जन्म के आधार पर निर्धारित है, पर दूसरे साढ़े साती का समय सुनिश्चित, तीसरी साढ़े साती का समय भी सुनिश्चित होता है। शनि की साढ़े साती उस राशि पर प्रारंभ होती है जिस राशि से एक घर पहले की राशि में शनि महाराज प्रवेश करते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाती हूँ। मान लीजिए 1 2 3 4, ये हम क्रम से गिनती गिनते हैं। हमारे ज्योतिष की भाषा में इस 1 2 3 4 को राशियों का नाम दिया गया है। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, 4 यानी कर्क राशि। तो एक छोटे से उदाहरण से मैं समझाना चाहती हूँ कि यदि 2 नंबर की वृषभ राशि पर शनिदेव बैठे होंगे तो 1 नंबर की मेष राशि को शनि की साढ़े साती लग जाएगी। यदि 2 नंबर की वृषभ राशि पर शनिदेव बैठे होंगे तो 3 नंबर की मिथुन राशि पर शनि की साढ़े साती लग जाएगी। यानी जिस राशि पर शनिदेव बैठे होते हैं उस राशि से एक घर पीछे और एक घर आगे
शनि की 7.5 लगा करती है। वृषभ राशि का 2 नंबर है। अब जब भी कभी वृषभ राशि पर शनिदेव जी होंगे तो वृषभ राशि के स्थान पर बैठने से वहाँ मध्यस्थ 7.5 हो जाएगी, और 1 नंबर से वो 2 नंबर में आकर बैठे हैं तो 1 नंबर से उतरती 7.5 हो जाएगी, और 2 नंबर से 3 नंबर में वह समय परिक्रमा के अनुसार में भविष्य में जाने वाले हैं तो 3 नंबर की मिथुन राशि पर वह चढ़ती 7.5 हो जाएगी। ये मैंने सरल क्रम से आपको बताया। आज किस राशि पर 7.5 चल रही है उस क्रम से नहीं बताया, सीखने के दृष्टिकोण से 1 2 3 4 के हिसाब से आपको बताया। फिर मैं संक्षिप्त में आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करती हूँ कि जिस किसी भी राशि में शनिदेव जी विराजमान होते हैं उस किसी राशि को शनि की मध्यस्थ 7.5 यानी आधी भोग चुके हैं, आधी हम भोगेंगे। और जिस किसी राशि पर शनिदेव बैठे होते हैं उसके पीछे वाली राशि से जो उतर कर आ चुके हैं उस पर उतरती 7.5, उसके आगे वाले नंबर पर जिस पर वो जाएंगे उस पर चढ़ती 7.5 का समय चक्र बनता है। 7.5 का अर्थ होता है 7 साल 6 महीने, 7.5 बरस, यानी 2.5 बरस, 2.5 बरस, 2.5 बरस। हम 2.5 इन तीनों को काउंट करेंगे तो टोटल 7.5 बरस का समय हो जाएगा। शनिदेव का समय 2.5 बरस का बैठने का होता है किसी राशि पर, तो 2.5 बरस वो जहाँ बैठते हैं वहाँ पर भी गिना जाता है, जहाँ से आकर बैठे हैं वहाँ पर भी गिना जाएगा, जहाँ जाने वाले हैं 2.5 बरस बाद वहाँ पर भी गिना जाएगा। ऐसे 6.5 साल गिने जाते हैं। शनिदेव की 7.5 3 राशियों पर हमेशा हमेशा चला करती है, किसी पर चढ़ने वाली, किसी पर उतरने वाली और किसी पर मध्यस्थ 7.5। शनिदेव यदि किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस राशि में प्रवेश करने पर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। जिसमें प्रवेश करने वाले होते हैं उसमें प्रवेश करने वाली राशि पर प्रभाव अलग प्रकार का होता है, जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा कम होता है, और जिसमें उठ के अन्य राशि में जाने वाले होते हैं, यानी जो उतर चुकी होती है 7.5, जहाँ से ख़त्म होने वाली होती है 7.5, तो उस राशि से शनि की 7.5 खत्म होने के कारण खत्म हो रही है, इसलिए प्रभाव बहुत शुभ होता है। शुभ अशुभ ये हमारे पूर्व जन्मकृत कर्म और इस जन्मकृत कर्म के ऊपर निर्भर करता है। शनिदेव की 7.5 कभी सभी को बुरी या कभी सभी को अच्छी नहीं होती। एक ही राशि वाले व्यक्ति, मान लीजिए कि मकर राशि वाले व्यक्ति हैं, उनको शनि की 7.5 चल रही है। अब मकर राशि वाले व्यक्ति हजारों हैं, पर कुछ लोगों के लिए शनि की 7.5 वह मकर राशि वाली बहुत अच्छी चल रही है और किसी किसी को बहुत कठिनाई का समय चल रहा है। सबके लिए बहुत अच्छी नहीं हो सकती, और क्योंकि सबके लिए पूर्व जन्म एक जैसा नहीं होता, सबकी चढ़ती 7.5 भी अच्छी और बुरी नहीं होती, सबकी उतरती 7.5 भी बहुत अच्छी और बुरी नहीं होती। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम हमेशा लोगों को एक सूत्र में बांधते हैं, बनाता नहीं कोई शनि जैसा तो मिटाता भी नहीं कोई शनि जैसा, बनाता नहीं कोई शनि जैसा तो मिटाता भी नहीं कोई शनि जैसा, हंसाता नहीं कोई शनि जैसा तो रुलाता भी नहीं कोई शनि जैसा। हम पर निर्भर है, बनाता नहीं कोई शनि जैसा, बनने वाला आदमी चाहिए। हमारे ऊपर निर्भर है कि हम हमारी 7.5 में बनेंगे या हमारी 7.5 को हम खराब करेंगे, समय का दुरुपयोग करेंगे, अपना बिगाड़ करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। ये सब निर्भर करता है हमारे आचरण पर, हमारे सभ्यता और संस्कृति पर, हमारे शुभ और अशुभ कर्मों पर। कुछ तो पूर्व जन्म का होता है सुनिश्चित, पर वर्तमान में भी जो हम कर रहे होते हैं उसका भी प्रभाव बहुत बड़ा होता है। तो हमें
शनि की साढ़े साती के उपाय के लिए ज़रा ध्यान देना चाहिए। शनि की साढ़े साती के लिए, शुभ फलकारी बनाने के लिए, शनि की साढ़े साती चाहे वो चढ़ती हो, मध्यस्थ हो या उतरती हो, तो दर्शकों हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसे अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। फिर कह सकते हैं दिल आता नहीं कोई शनि जैसा। शनि की साढ़े साती में आपको याद रखना चाहिए, मैं कुछ टिप्स उपाय दे रही हूँ, उन्हें कभी भूलिए मत। और उसके हिसाब से जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है कि हम इसे अच्छा कैसे बनाएं और ये सबके लिए लाभदायक कैसे हो सकती है, उस टिप्स का उपयोग आप ज़रूर कीजिए, उपाय ज़रूर से ज़रूर कीजिए। वैसे तो आप हमारे शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के YouTube चैनल पर तमाम प्रकार के उपाय देखते रहते हैं। साढ़े साती से संबंधित भी हमने प्रैक्टिकल उपाय लोगों को सिखाए हुए हैं। फिर भी मैं एक घरेलू उपयोगी टिप्स आपको देती हूँ जो आपको तब तक साढ़े साती चले जब तक वह उपाय करते ही रहना चाहिए। रात्रि के समय में सादा पानी तांबे के जग में या कलसी में कम से कम 1 लीटर आप रख दीजिए, वो एक व्यक्ति के हिसाब से। उसमें एक गाजर को 4 टुकड़े करके डालिए, उसके अंदर में अदरक एक बड़ा सा टुकड़ा लीजिए, उसको बढ़िया छील के धो के उसके भी 8-10 टुकड़े करके उस पानी में डालिए। एक हरी मिर्ची लीजिए, उसके बीच से फाड़ के 2 टुकड़े कीजिए, वो भी पानी में डालिए। इसके बाद 12 पत्ते या 12-14 पत्ते तुलसी के डालिए, 12-14 पत्ते पुदीना के डालिए। पुदीना के साथ में आपको एक 50 ग्राम या समझ लीजिए कि थोड़ा सा उतना धनिया जितना हम घर की सब्जी में नित्य डाला करते हैं, धो के बढ़िया साफ़ करके पानी में डालिए। ये जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ ये प्रत्येक उस व्यक्ति को उपाय के लिए उपयोगी है जितने भी लोगों को शनि की साढ़े साती चल रही होगी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद में आप उस पानी को ढक के रख दीजिए। रात्रि में रखे गए इस पानी को सुबह निकालिए, उसको छान लीजिए, सारी चीज़ें जो हैं उसमें से निकाल कर बाहर कर दीजिए। पानी को एक साफ़ जग में या कांच के बर्तन में डाल दीजिए, जग कांच का है तो और सर्वोत्तम। अब उसके पानी को, ये बन गया मिनरल पानी, अब औषधि के इस पानी को आपको सुबह सुबह खाली पेट पीना चाहिए, जितना पी सकें उतना। पर पीने के समय में पूरा 1 नींबू काट के उस पानी में डालना बहुत ज़रूरी है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।